जब से इंसानों का विकास हुआ है, तब से हर एक प्रजाति कई सारी चीज़ों की स्टडी करती हुई आई है। उन्होंने इस दुनिया में अलग अलग चीज़ों को पहचाना, व्हील को बनाया, आग को जलाया, शिकार करना, खेती करना और अपने जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को सीखा। पर इसके साथ ही साथ उनको इस दुनिया में मौजूद तमाम मैटर और मटेरियल्स को जानने की भी काफ़ी इच्छा थी। इसलिए मेटल्स का यूज़ तमाम तरीके से अलग अलग सिविलाइजेशन करती हुई आई है। कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये सारे मेटल्स आपको ज़्यादातर सिविलाइजेशन में देखने को मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कई सारे तरीकों से सिविलाइजेशन की हिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री की हिस्ट्री है। आप सब ने फिजिक्स के ऊपर कई सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखा होगा कि कैसे हमारी फिजिक्स डेवलप हुई थी, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ था, क्लासिकल से क्वांटम कैसे वो डेवलप हुई थी। पर आज हम फिजिक्स की नहीं बल्कि केमिस्ट्री की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर केमिस्ट्री का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने आज की केमिस्ट्री को डेवलप करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ 8वीं शताब्दी में, जहाँ पर एक मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर, फिलोसोफर और साइंटिस्ट जाबिर इब्न हयन मटेरियल्स को स्टडी करने के साइंटिफिक मेथड को साथ लेकर आए। इनको लैटिन नेम गेबर से भी जाना जाता है एंड इन्हीं को कहा जाता है द फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने केमिकल मेथड से जुड़े हुए 22 तरीकों को बताया, जैसे कि डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, यहाँ तक कि एक डिवाइस एलमेविक को भी इन्होंने बनाया जो कि एसिड की स्टडी करने में काम आती थी। इन्होंने केमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी डेवलप किया, जिसको उन्होंने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। सबसे पहले आते थे स्पिरिट। इनके अंदर वो मटेरियल्स आते थे जिनको हीट करने पर वो वेपराइज हो जाते थे, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते थे। दूसरी कैटेगरी थी मेटल्स। इसके अंदर सारे मेटल्स होते थे जैसे कि आयरन, कॉपर, लेड, गोल्ड और ऐसे ही कई सारे मेटल्स। और तीसरी कैटेगरी थी नॉन मेटेलिक सब्सटेंस। इसके अंदर वो मटेरियल आते थे जिनको पाउडर में कन्वर्ट किया जा सकता था। और बिल्कुल ऐसा ही सेम क्लासिफिकेशन हमको आज के समय में देखने को मिलता है। वो है वॉलेटाइल केमिकल, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब इसके बाद मैं आपको क्लासिकल केमिस्ट्री के एरा में लेकर चलता हूँ, जहाँ से हमारी मेन केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था। क्योंकि वहाँ पर केमिस्ट्री को डेवलप करने का मकसद केमिस्ट्री पढ़ना नहीं था, बल्कि इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थे। एक जादुई केमिकल बनाना था। यूरोप में केमिस्ट्री की शुरुआत कुछ अजीबोगरीब लोगों के द्वारा की गई, जिनको कहा जाता है अल्केमिस्ट, जिनका मकसद किसी भी नॉर्मल मेटल को सोने में बदलना था। मतलब एल्केमिस्ट ये चाहते थे कि उनको कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि वो किसी भी नॉर्मल मेटल को प्रीसियस मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर में बदल दें। इसके लिए वो लोग तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट करते थे, कई सारी केमिकल प्रोसेसेस करते थे, जिससे कि शायद उनको कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके वो किसी भी मेटल को सोने में बदल दें। इसके साथ ही साथ वो एक ऐसा केमिकल बनाना चाहते थे जिससे कि इंसानों की उम्र को बढ़ाया जा सके। मतलब वो एक एलिक्सर बनाना चाहते थे, यानी कि अमृत बनाना चाहते थे। हालांकि उनके सारे तरीके कामयाब तो नहीं हुए, पर उनकी ये कोशिश ने कई सारी इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज को जन्म दिया। तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ रॉबर्ट बॉयले से। इनका लाइफ स्पैन 1627 से 1691 तक था। इन्होंने मेनली गैसेस के बिहेवियर को स्टडी किया था और प्रेशर और वॉल्यूम की एक इनवर्स रिलेशनशिप को डेवलप किया था, जिसको आज हम बॉयल्स लॉ के नेम से जानते हैं। उनका मानना था कि सारी रियलिटी और चेंजेस एलिमेंट्री पार्टिकल्स और उनके मोशन के टर्म्स में बताई जा सकते हैं। ये एटॉमिक थ्योरी की पहली अंडरस्टैंडिंग थी। 1661 में उन्होंने केमिस्ट्री की एक टेक्स्ट बुक को भी लिखा, जिसका नाम था स्केप्टिकल केमिस्ट। और इनके बाद से ही यहाँ पर कई सारे मेजर रेवोल्यूशन हुए, क्योंकि अब चीज़ें अल्केमी से हटकर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की ओर बढ़ने लगी थी। और 1700s में यूरोप में रेवोल्यूशन हो गया, जब जोसेफ प्रिस्टली अपने वर्क को लेकर आए
उन्होंने इस बात को गलत साबित किया कि एयर इनविजिबल एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, और उन्होंने ये प्रूव किया कि एयर एक एलिमेंट से नहीं बल्कि अलग अलग गैसेस के कॉम्बिनेशन से बनी है। उन्होंने ऑक्सीजन को आइसोलेट किया और उसके बाद अलग अलग डिस्क्रीट गैसेस को भी डिस्कवर किया। अब इसके बाद जैक्विस चार्ल्स ने बॉयल्स के वर्क को और कंटिन्यू किया और उन्होंने गैस के टेम्परेचर और प्रेशर के डायरेक्ट रिलेशनशिप को डेवलप किया, जिसको आज हम चार्ल्स लॉ के नेम से जानते हैं। 1794 में जोसेफ प्राउस्ट ने प्योर केमिकल कंपाउंड की स्टडी की और उन्होंने डेफिनेट प्रोपोर्शन के लॉ को डेवलप किया। पर फिर इसके बाद 1743 से 1794 एंटोइन लेवोसियर, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने साइंस में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। टैक्स कलेक्टर की तरह काम करते हुए उन्होंने एक मैट्रिक सिस्टम को डेवलप किया था। 28 साल की एज में इनकी शादी मैरी इन लेवोसियर से हुई और उनकी वाइफ साइंटिफिक स्टडी में इनको काफ़ी असिस्ट करती थी, इंग्लिश पेपर को ट्रांसलेट करके और कई सारे एक्सपेरिमेंट की ड्राइंग को इलस्ट्रेट करके। इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को डिस्कवर किया। साथ ही साथ 1787 में लेवोसियर ने एक पेपर को पब्लिश किया जिसका नाम था मेथड ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर, जिसके अंदर केमिकल कंपाउंड को नेम करने के रूल्स लगे हुए थे जिनका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। 1789 में पब्लिश हुई इनकी बुक एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑफ केमिस्ट्री पहली मॉडर्न केमिस्ट्री की बुक थी। इसके अंदर केमिकल एलिमेंट को एज ए सब्सटेंस बताया गया है जो कि वेट में रिड्यूस नहीं होते केमिकल रिएक्शन के द्वारा। साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन, आयरन, कार्बन, सल्फर और ऐसे ही लगभग 30 एलिमेंट्स का जिक्र है। हालांकि इस बुक्स में कई सारे एरर्स भी थे, जैसे कि हीट और लाइट को भी एक एलिमेंट की तरह बताया गया था। अब इन सब चीज़ों के ही चलते एंटोइन लेवोसियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद सामने आए एवोगैड्रो, जो कि एक इटालियन लॉयर थे। उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स में अपनी स्टडी 1800 में शुरुआत की। इन्होंने बॉयल्स और चार्ल्स के वर्क को और एक्सपेंड किया और एटम और मॉलिक्यूल के बीच के डिफरेंस को भी क्लियरिफाई किया। इन्होंने बताया कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस के पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनको एवोगैड्रो कांस्टेंट कहा जाता है। और इस एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के बाद आई 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और ये कांस्टेंट मोल्स, वॉल्यूम, वेट इनके लिए काफ़ी एसेंशियल कन्वर्जन फैक्टर है। वैसे अगर आप एवोगैड्रो कांस्टेंट के बारे में और जानना चाहते हो तो मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अब डेफिनेटली उसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अब इसके बाद 1803 में एक इंग्लिश मेटेरियोलॉजिस्ट ने वाटर वेपर के फिनोमिना को देखने की शुरुआत की। जॉन डेल्टन इस बात को काफ़ी अच्छे से जानते थे कि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर का ही एक पार्ट है, पर एक्सपेरिमेंट ये बताते थे कि वाटर वेपर कुछ सर्टेन गैसेस के पार्ट नहीं हो सकते। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर इसका रिलेशन उस गैस में मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ है। हो सकता है कि उन गैसेस में इतनी स्पेस ना हो जिससे कि वाटर वेपर उनमें पेनिट्रेट हो पाए। यहाँ पर उस गैस में या तो कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं या तो उन पार्टिकल्स का साइज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अपने डेटा का यूज़ करते हुए साथ ही साथ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का यूज़ करते हुए उन्होंने 6 एलिमेंट्स के रिलेटिव मास को डिटरमाइन किया। हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट और उसके मास को 1 माना गया। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस इन सब के मास को डिटरमाइन किया गया था। डेल्टन ने अपनी इस खोज को कुछ प्रिंसिपल्स के फॉर्म में डिस्क्राइब किया जिसको कहा जाता है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, जिसमें कुछ पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट ये था कि एलिमेंट काफ़ी छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको कहा जाता है एटम्स। सेम एलिमेंट के एटम का साइज, मास और उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं, पर डिफरेंट एटम के पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं।
एटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही इनको डिवाइड किया जा सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम रीअरेंज होते हैं, कंबाइन होते हैं, सेपरेट होते हैं और एक नए कंपाउंड को बनाते हैं। खैर, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में आप सब पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री के बेसिक्स में ही इसको पढ़ाया जाता है, जो कि आई नो आप सब जानते ही होंगे कि हाउ एटम इज मेड, एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, वो कैसे कंपाउंड बनाते हैं। अब इसके बाद एटम का कंसेप्ट आ चुका था, अलग अलग एलिमेंट्स आ चुके थे, तो अब इसके बाद मेन काम था इन सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर। तो अब हमारे सामने आए मेंडलीव्स, जो कि एक रशियन केमिस्ट थे, जिन्होंने एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल को बनाया। इन्होंने 63 एलिमेंट्स को कार्ड पर लिस्ट किया उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर, और इसके बाद उन्होंने इन सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। हालांकि उनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स भी थे, कुछ एम्प्टी स्पेसेस भी थे, जिससे कि न्यू डिस्कवर एलिमेंट को वहाँ पर पुट किया जा सके। और इसके बाद फर्दर पीरियोडिक टेबल पर डेवलपमेंट होते रहे हैं और हमको फाइनली आज की पीरियोडिक टेबल देखने को मिली। अब इसके बाद केमिस्ट्री में एटम को डिस्क्राइब करने का रेवोल्यूशन आ चुका था। हेनरी बेक्यूरियल ने रेडिएशन को डिस्कवर किया। पेरी और मैरी क्यूरी के अलावा उन्होंने भी ये शो किया कि कुछ एलिमेंट फिक्स रेट के साथ एनर्जी को इमिट करते हैं, एनर्जी को रेडिएट करते हैं। 1903 में हेनरी बेक्यूरियल ने क्यूरी के साथ नोबेल प्राइज को शेयर किया रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के लिए। इसके बाद 1900 में मैक्स प्लैंक ने बताया कि एनर्जी एक डिस्क्रीट यूनिट में इमिट होती है, जिसको कहा जाता है क्विंटा। इसके पहले हम ये मानते थे कि एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में होती है, पर मैक्स प्लैंक ने हमको ये बताया कि एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, जिनको कहा जाता है क्विंटा। यहाँ से इस बात का आइडिया लगने लगा था कि एटम सबसे छोटे नहीं होते, इनफैक्ट उनसे भी छोटे पार्टिकल्स को होना चाहिए। इसके बाद 1911 में रदरफोर्ड ने डेमोस्ट्रेट किया कि एटम के अंदर एक काफ़ी डेंस पॉजिटिव रीजन होता है और एटम का ज़्यादातर हिस्सा एम्प्टी होता है, जिसके ऊपर उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल भी बनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी अर्थ सन को ऑर्बिट करती है। खैर, उनका ये एटॉमिक मॉडल फेल हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस तो काफ़ी ज़्यादा डेंस और हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन अगर उसको रिवॉल्व कर रहा है तो सिंपली इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करता हुआ उस पॉजिटिव चार्ज में कंबाइन हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, और रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके बाद नील बोर के एटॉमिक मॉडल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। प्लैंक्स की इंफॉर्मेशन के द्वारा उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल एक फिक्स ऑर्बिट में बिना एनर्जी को लूज किए न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर। और जब भी इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट पर जंप करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है किसी फ्रीक्वेंसी वेव यानी कि क्वांटा के फॉर्म में। जो इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेवल में होते हैं उनको न्यूक्लियस काफ़ी टाइटली बाउंड कर रखता है, और जो इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल में होते हैं वहाँ पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो जाता है, इसलिए वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करने लगते हैं। हालांकि नील बोर का मॉडल भी पूरी तरह से सभी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद और भी ग्रेट एटॉमिक मॉडल सामने आया जहाँ पर वेव मैकेनिक्स का यूज़ किया गया था। खैर, वो फिजिक्स का टॉपिक है। इसके बाद भी केमिस्ट्री में काफ़ी डेवलपमेंट हुए। केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक कैसे केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, कैसे वेव मैकेनिकल मॉडल ने हमको ऑर्बिटल्स का शेप दिया, ऑर्बिटल्स के शेप्स के बारे में बताया। यहाँ से हमको केमिस्ट्री की एक और नई बेटर इमेज देखने को मिली, जिनको आज हम सब पढ़ते हैं। कैसे ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, कैसे SPDF ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, कैसे उनमें केमिकल बॉन्ड बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम सब जानते हैं। साथ ही साथ इन सब के बारे में हम जानते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हो पाती हैं,
उनके केमिकल काइनेटिक्स को जानते हैं, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को जानते हैं। तो फिलहाल ये सब थी केमिस्ट्री की एक ब्रीफ हिस्ट्री। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको केमिस्ट्री में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगता है। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।